और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है, नीतीश के शपथ में वीवीआईपी मेहमान पहुंचेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन पीएम मोदी आज कहां थे? पीएम मोदी थे आंध्र प्रदेश में। पीएम मोदी मौजूद थे पुट्टापार्थी में सत्य साई के मंदिर में। मौका था सत्य साई की जन शताब्दी का। ऐश्वर्या राय बच्चन मंच पर थी, बड़े बड़े लोग मंच पर थे। ऐश्वर्या ने भारतीय संस्कार नजर आए। खुद ऐश्वर्या गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए। देखिए, साई राम, जय हिंद। तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन गई है, पीएम मोदी बैठे थे मंच पर, उनके पांव छुए हैं, फिर ऐश्वर्या आकर अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। यह तस्वीर बहुत वायरल है चारों तरफ। ऐश्वर्या राय ने जो भारतीय संस्कार दिखाए हैं, मंच पर पीएम मोदी थे, उनके पांव छूकर ऐश्वर्या ने उसे दर्शाया है सम्मान पीएम मोदी के लिए। साई राम, जय हिंद। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में थे। पीएम मोदी कोयंबटूर में रोड शो कर रहे थे और पीएम को देखने के लिए, अपने कैमरे में कैद करने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर में थे और कल सुबह बिहार पहुंचेंगे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन नीतीश कुमार आज नजर आए। तस्वीर देखिए, आज जेडीयू के विधायक दल की बैठक थी तो नीतीश कुमार जेडीयू नेताओं के बीच पहुंचे। आज विधायक चुना जाना था कि विधायकों के दल का नेता कौन है। नीतीश कुमार सभी निर्वाचित विधायकों से मिले, उनके पास जाकर विधायकों से मुलाकात की नीतीश ने। विधायक दल की बैठक, ललन सिंह को आप देख रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर देखिए जरा, नीतीश कुमार विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपने विधायकों को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव जीतना बड़ी लड़ाई थी और बड़ी चुनौती भी थी। अब कल बड़ा दिन है, उससे पहले देखिए बैठकों का सिलसिला आज बिहार में था। आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था, केशव प्रसाद मौर्य बिहार पहुंचे, पटना में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। वहां भी विधायक दल की बैठक हुई। और उसके बाद देखिए जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। यह बीजेपी विधायक दलों की बैठक हुई और उसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी बैठक होनी थी जो विधानसभा में होनी थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, विधायक दल का नेता जब चुना गया सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, देखिए एनडीए की बैठक होनी थी। विधानसभा पहुंचा नीतीश कुमार का काफिला, एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाना था। वो तस्वीर है जिस वक्त नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे और
दूसरी तरफ एनडीए के दूसरे नेता खुद चिराग पासवान भी विधानसभा पहुंचे। सभी नेता सेंट्रल हॉल में विधानसभा के मौजूद थे। और उसके बाद सोचिए, जब विधानसभा में नीतीश की एंट्री हुई जीत के बाद, तो नीतीश का भव्य स्वागत हुआ। सभी विधायकों ने नीतीश को मुबारकबाद दी और तालियों से नीतीश का वेलकम किया गया। पर जो बैठक हो रही थी, इसमें एनडीए अपना नेता चुनने वाला था। जो नेता वही मुख्यमंत्री। एनडीए की बैठक शुरू हुई, यानी इसमें बीजेपी के विधायक, इसमें चिराग पासवान की पार्टी के विधायक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक, सारे दलों के विधायक मौजूद थे और उन्हें अपना एक नेता चुनना था। बीजेपी के विधायक ज्यादा है, जेडीयू के उससे कम है। फिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी इनकी पार्टी के नेता, और एनडीए ने भी देखिए विधायक दल का नेता किसे चुना है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे और गठबंधन इस पर एकमत है। अब देखिए जरा कैसे आज बैठकों का दौर रहा। पटना में बैठक पर बैठक हुई, जेडीयू विधायकों की बैठक हुई पटना में। इस बैठक में नीतीश को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा ने इसका प्रस्ताव रखा। जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने भी इसका समर्थन किया है और संजय झा और ललन सिंह ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके बाद देखिए दूसरी तरफ बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। साथ ही दोनों नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और इससे पहले एलजेपी विधायकों की भी एक बैठक हुई। इस बैठक में राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, इसलिए बैठक पर सबकी नजर थी। इस बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया और इसके साथ ही नीतीश के 10वीं बार सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो गया। नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया और आज मीटिंग्स और बैठकों का दौर चलता रहा। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और बढ़ गई आपका लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। नीतीश जी नेता कितने सद्भाव से निर्णय होता है, कितने प्रेम से होता है। जनता ने इतना प्रेम से वोट दिया और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय हुआ। अब बिहार चलेगा विकास की ओर और बहुत तेज विकास की ओर। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार। सभी विधायकों को हृदय से आभार। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है। विकसित बिहार ही होगा अब आगे। अब देखिए जरा इन बैठकों के बाद नीतीश कुमार फौरन कहां पहुंचे। नीतीश कुमार ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, तो नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन। ये काफिला आप देख रहे हैं, राज्यपाल के भवन पहुंचे नीतीश कुमार, जहां इस्तीफा दिया उन्होंने जाकर और सरकार बनाने का भी दावा पेश किया। अब सरकार की शपथ होगी गांधी मैदान में। गांधी मैदान में तैयारियां अपने आखिरी चरण में है। आप देख रहे हैं मैदान सज चुका है, कारपेट बिछ चुकी है, सोफे लग चुके हैं,
भव्य तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है 2 से 3 लाख लोग इस शपथ के गवाह होंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे। अगली तस्वीर देखिए जरा। इस शपथ समारोह में बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के भी सीएम आ रहे हैं। शपथ की तैयारी चल रही है। इस बीच देखिए आरजेडी ने एक ट्वीट किया। आरजेडी ने ट्वीट किया कि स्टेशन पर पलायन शुरू हो गया है। शपथ से पहले ही न सिर्फ ट्वीट किया, एक वीडियो भी जारी किया कि पलायन हो रहा है, लोग निकल कर जा रहे हैं, बिहार छोड़कर जा रहे हैं। यह तस्वीर आरजेडी ने ट्वीट की और बताया देखिए बिहार वासियों की भीड़ लगी है स्टेशन पर और यह पलायन हो रहा है। तो एक तस्वीर आरजेडी ने दिखाई तो एक पोस्टर बीजेपी ने लगाया, हिंदू संगठन ने। रायबरेली में, यूपी के रायबरेली में पोस्टर लगा जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और लिखा है बिहार में एनडीए की सरकार गठन में राहुल जी के अमूल्य योगदान के लिए हृदय से विशेष धन्यवाद। यानी राहुल गांधी की वजह से बिहार में एनडीए चुनाव जीत गई, ये पोस्टर लगा है। भारत के संविधान के प्रति गर्दा उड़ाने वाली जीत के बाद अब भव्य शपथ की तैयारी हो रही है। बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। गांधी मैदान में नीतीश के शपथ के लिए मंच तैयार है। नीतीश के शपथ में कल दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ एनडीए के तमाम दिग्गज नेता शपथ के साक्षी बनेंगे। पटना में एक मंच पर कल तमाम वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवान तैनात हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग कल नीतीश को 10वीं बार शपथ लेते गांधी मैदान में देखने पहुंचेंगे। आइए अब आपको वो बताता हूं शपथ से जुड़ी जानकारी जो अब तक आपको नहीं पता। कैसे होगी शपथ? नीतीश कुमार कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश के शपथ ग्रहण के समय में बदलाव किया गया है। गांधी मैदान में नीतीश दोपहर 11:30 बजे शपथ लेंगे। पहले कहा गया 1:30 बजे शपथ होगी। नीतीश के साथ 20 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए 2 स्टेज बनाए गए। इस स्टेज पर 150 वीवीआईपी मेहमान मौजूद रहेंगे। पटना के बड़े होटल्स में 260 कमरे बुक कर दिए गए। शपथ के बाद राजभवन में स्पेशल भोज का आयोजन किया गया। यहां पीएम मोदी के साथ 150 खास मेहमान भोजन करेंगे। अब देखिए जरा कौन कौन होगा शपथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी होंगे। पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मानित लोगों को भी न्योता दिया गया है। वैज्ञानिकों, साहित्यकारों समेत खास लोगों को निमंत्रण है। अब देखिए जरा गांधी मैदान में शपथ ग्रहण में 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। 3 लाख। शपथ ग्रहण के बहाने एनडीए का यह शक्ति प्रदर्शन होगा। इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम, आरएलएम के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हर विधायक को 5-5 हजार लोगों को पटना लाना है। गांधी मैदान की सुरक्षा एसपीजी के हाथों में है। 250 से ज्यादा मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यह है तैयारी इस स्तर पर गांधी मैदान की। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है। ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरे। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। यह ऐतिहासिक पल होगा। 4थी बार गांधी मैदान
में जहां लाखों लोग आएंगे। लगातार कोई मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ ले, ये बिहार के जो आज़ादी के बाद इतिहास है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार जी लंबे काल तक बिहार की जनता का सेवा, बिहार की जनता का सेवा किया है और आगे भी करेंगे। ऐतिहासिक दिन है, 10वीं बार वो शपथ लेंगे, उसके लिए भी ऐतिहासिक दिन है। और बिहार की जनता ने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को नकार दिया। बिहार की जनता ने कहा है कि यहाँ घुसपैठिया बचाओ अभियान नहीं चलेगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पटना रवाना हो गए। नीतीश के शपथ में शामिल होंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं और शपथ में शामिल होंगे। खबर यह है कि पटना में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री। नीतीश के साथ अमित शाह की बैठक होगी। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना रवाना हो गए। अब आपको दिखाऊं कि अमित शाह बैठक करने वाले नीतीश कुमार से, ऐसा क्यों बताया जा रहा है। जानकारी ये बताते हैं कि क्या कहीं कोई पेच फंसा है या सारी बातें और सारी सहमति हो चुकी है। तस्वीर में आपको दिखाऊं उससे पहले आपको बताता हूं कि आखिर खबर यह आई थी कि गृह मंत्रालय और स्पीकर के पद को लेकर पेच फंसा है। अब इसकी सच्चाई क्या है। शपथ से पहले कैबिनेट को लेकर माथापच्ची जारी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को लेकर दोनों दल अड़े हुए थे। दिल्ली में 3 घंटे तक शाह और जेडीयू नेताओं की मुलाकात हुई। जेडीयू से लल्लन सिंह और संजय झा इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन कुछ मंत्रालयों को लेकर खींचतान का दावा है। नीतीश कुमार अब तक गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस पर दावा ठोका। वहीं स्पीकर पद भी दोनों दल अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू स्पीकर पद पर तैयार हो गई है। बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। पिछली सरकार में बीजेपी के पास स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग था, लेकिन शिक्षा, गृह, ऊर्जा, ग्रामीण विकास विभाग जेडीयू के पास था। बीजेपी मंत्रालयों की लिस्ट में फेरबदल चाहती है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश इसको लेकर राजी नहीं हो रहे। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रालय को लेकर पेच सुलझ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह नीतीश से मुलाकात में चर्चा होगी। शाह के पटना आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान पटना में ही है। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट तैयार करने में जुटे। अमित शाह से चर्चा के बाद इसे फाइनल रूप दिया जाएगा और बिहार में पहली बार बीजेपी के 89 विधायक चुनाव जीत कर आए। ऐसे में क्षेत्र के साथ जाति समीकरण साधने का भी दबाव है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक हो। इतिहास बनेगा, गिनीज बुक में नाम जाएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 10वीं बार शपथ लेना। मुझे लगता है कि आज तक हुआ ही नहीं था। और लाखों लोग कल ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। पूरी दुनिया देखेगी और भव्य होगा और आने वाले समय में विकसित बिहार बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। नेता फिर पूरे बिहार को जिस तरह से 20 साल से उन्होंने संवारा है, विकास किया है, विकास गति तेज की है, फिर उनके नेतृत्व में फिर बिहार आगे बढ़ेगा। ये जनता ने किया है, ये जनता ने मैंडेट दिया है, ये जनता ने चाहा है, उनके नेतृत्व को मांगा है और तो इसलिए ये बिल्कुल ये हम लोग के ये हर्ष का विषय है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। कल सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण है। पीएम मोदी 11:15 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे। नीतीश के शपथ में शामिल होंगे पीएम मोदी। सीएम योगी कल सुबह पटना पहुंचेंगे। अब देखिए जरा जो लिस्ट सामने आई है कि कौन कौन नीतीश की टीम में होगा, कैबिनेट में कौन कौन होगा, इसमें जातीय समीकरण को साधा गया है, कास्ट बैलेंस रखा गया। देखिए जरा बीजेपी में सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। नितिन नवीन कायश समुदाय से आते हैं। रेणु देवी ईबीसी से आती हैं और मंगल पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। नीरज बबलू राजपूत समाज से आते हैं। संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं और हरि सैनी ईबीसी से आते हैं। रजनीश कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। यह बीजेपी का जातिगत समीकरण था जिसे बैलेंस करने की कोशिश की गई। जेडीयू से नीतीश कुमार की टीम से कौन कौन होगा उनकी पार्टी से। विजय कुमार चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं। श्रवण कुमार कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं। जमा खान मुस्लिम समाज से आते हैं। रत्नेश
सदा दलित समुदाय से आते हैं और लेसी सिंह राजपूत समुदाय से आती हैं। विजेंद्र यादव यादव समाज से और श्याम रजक दलित समाज से। सुनील कुमार दलित समुदाय से और दामोदर रावत ईबीसी से। अब देखिए एलजेपी से राजू तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको मंत्री पद मिलेगा। संतोष सुमन दलित समाज से आते हैं, हमसे मंत्री बनेंगे। और कुशवाहा की पार्टी से स्नेहलता कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसलिए जिनको शपथ लेनी है उस शपथ में भी साफ नजर आ रहा है कि पार्टियों ने जातिगत समीकरण देखकर मंत्री पद बांटे हैं और विधायकों को मंत्री बनाया। सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं। साल के बाद अगर लोगों का भरोसा विश्वास एनडीए सरकार पर है और बिहार में के लोगों में तो बहुत उत्साह है कल के शपथ ग्रहण को लेकर, तो इसलिए पूरे बिहार से लोग इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं गांधी मैदान में। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, अन्य राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है कि जैसे 2010 में शायद उससे भी ज़्यादा उत्साह इस बार लोगों के मन में। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। इसके साथ साथ यह शपथ जो है करीब 2 लाख से ज्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। बड़ा आयोजन और भव्य आयोजन, कल प्रधानमंत्री जी आकर शपथ कराएंगे और जिस जोश के साथ एनडीए दल की बैठक में उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने कहा फिर से हम लोग मिलजुल करके बिहार के विकास में लगे। पूरी दुनिया के बिहार वंशी कल निगाह रखे हुए हैं, सब संचार माध्यम से जुड़ेंगे, देखेंगे कि कैसा नीतीश कुमार जी का बदलता बिहार का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर जो गांधी मैदान है वहां से दुनिया देखेगी कि बिहार कैसा बिहार है। अब देखिए जरा कि नीतीश कुमार के पोस्टर लगे। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं तो सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन पोस्टर ये कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पूरे 5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी 2025 से लेकर 2030 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद बिहार में बीजेपी सीएम को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। नीतीश को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सस्पेंस खत्म हुआ। सवाल उठ रहे हैं आखिर बीजेपी नीतीश के नाम पर क्यों मान गई। कई वजह है। पहली वजह, नीतीश के चेहरे पर जीत हुई। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत नीतीश की जीत कही जा रही है। नीतीश के 20 साल के काम पर जनता ने भरोसा जताया है। इससे न सिर्फ नीतीश की सीटें बढ़ी हैं बल्कि एनडीए भी 200 पार गई है। नीतीश के 10,000 वाली स्कीम को जीत की मुख्य वजह कहा जा रहा है। ऐसे में नीतीश के नाम पर जीते तो सीएम भी नीतीश होंगे। दूसरी वजह, बीजेपी के पास नीतीश जैसा चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास नीतीश जैसा चेहरा बिहार में कोई नहीं। सुशील मोदी के बाद कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है। 2020 में भी जेडीयू की सीटें बीजेपी से बहुत कम थीं, तब भी बीजेपी ने नीतीश के नाम पर मोहर लगाई थी। प्रचार के दौरान शाह ने कहा था दिल्ली बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरी वजह, केंद्र को नीतीश का समर्थन है। मोदी सरकार को नीतीश के 12 सांसदों का समर्थन हासिल है। 543 सदस्यों में एनडीए के पास 292 सदस्य हैं। नीतीश के सांसदों को हटा देंगे तो आंकड़ा 280 हो जाता है, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 ज्यादा है। केंद्र सरकार की स्थिरता के लिए भी नीतीश जरूरी है। चौथी वजह, ईबीसी वोट बैंक पर नजर है। बिहार चुनाव में नीतीश को 19% से ज्यादा वोट मिला। नीतीश कुमार के पास करीब 15% वोट निश्चित है। नीतीश के पाला बदलने से इस वोट शेयर पर असर नहीं होता। कुर्मी, ईबीसी और महादलित के सबसे बड़े नेता भी नीतीश हैं और नीतीश के साथ रहने से इस वोट बैंक का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं प्रशांत किशोर से। आज एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने बात की है। इस करारी हार के बाद क्या कह रहे हैं पीके और साथ ही नीतीश कुमार पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपने कहा था कि जेडीयू की अगर 25 सीटें आ गई तो आप देखिए, इस बात को भी मैंने कल भी इसका जवाब दिया, फिर से आपके शो पर भी बता देता हूं
बिल्कुल, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि जदयू को किसी भी हालत में 25 से ज्यादा सीट ना आनी थी, ना आना चाहिए था। जो पहली बार बिहार में हर विधानसभा में करीब करीब 100 से 125 करोड़ रुपए सरकार ने सीधा पब्लिक को दिया है और उसमें 60 से 62 हजार लोगों को 10,000 रुपए देकर एक तरीके से उनका वोट खरीदा है। नहीं, पर सिर्फ पैसे से ही कोई चुनाव जीत बिल्कुल पीके बड़ा मुश्किल है। नहीं, सिर्फ पैसे से आप नहीं जीतते हैं, लेकिन वो अगर आप बिहार जैसे राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देते हैं, और मैंने जो कल बताया सिर्फ 10,000 रुपए नहीं दिया, उससे नहीं जीते हैं। ये कहा कि अगर ये आपके लिए पहली इंस्टॉलमेंट है, ये आपका एडवांस है, जैसे ही आप एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आप कोई, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा जॉब, कोई आप एम्प्लॉयमेंट की कोई स्कीम बताइए, कोई आप क्या काम करेंगे, क्या आप ये 10,000 आप अपने 10 रुपए बताइए, लोन नहीं है, लोन नहीं है। उसके बाद सुनिए, अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि 2 लाख रुपए का लोन है, उन्होंने खुद बयान दिया। अरे भाई, अमित शाह जी बिहार सरकार नहीं चलाते हैं, अगर चलाते हैं तो वो बता दें। बिहार सरकार का जो बजट है उसको पढ़ लीजिए, जो स्कीम की कि 10,000 रुपया पहली किस्त के तौर पर स्वरोजगार के लिए आपको दी जा रही है, और जरूरत के मुताबिक जैसे ही आप अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे तो 2 लाख रुपए तक आपको सहायता, नहीं एक मिनट रुक जाइए, सहायता राशि दी जाएगी। वोट के 2 दिन 3 दिन पहले तक दिया गया। अगर ये नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये परिणाम नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ इसी की वजह से आया है। जो आपने ख्वाब देखे थे, जो आपने बातें की थी चुनाव से पहले, और जो नतीजे आए, आपके ख्याल में और नतीजों में गैप क्या रह गया? बहुत बड़ा गैप है। हम लोग तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेकर आए थे, और जैसा मैंने कल की अपनी प्रेस वार्ता में भी बताया कि व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, हम लोग सत्ता का परिवर्तन भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट जनसुराज को तो 0 सीट आया है। तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बिहार से आपको लिए चलता हूं। दिल्ली धमाके से जुड़े क्या खुलासे हुए? फिदाइन प्लान को तमाचा असदुद्दीन ओवैसी का। दिल्ली में जो धमाका हुआ, इस धमाके में एक शख्स की तस्वीर सामने आई, वो है उमर। उमर का एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में उमर क्या कह रहा था, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। उमर को जवाब दिया किसने? असदुद्दीन ओवैसी ने। उमर वीडियो में आत्मघाती हमला और सुइसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा था, और इस्लाम में उसे शहादत का नाम दे रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने उमर की उस सोच पर करारा वार किया है। It is martyrdom operations, and it is being known in शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। दिल्ली दहलाने वाला जो उमर सुइसाइड हमले को शहादत बता रहा था और देश में फिदाइन दस्तों की फौज बना रहा था, उमर और उसकी खतरनाक सोच पर असदुद्दीन ओवैसी ने करारा तमाचा मारा है। जो उमर इस्लाम की बात कहकर युवाओं को मानव बम बनाने का प्लान बना रहा था, उसके हर प्लान, हर सोच को ओवैसी ने तथ्यों से तार तार कर दिया है। ओवैसी ने साफ कह दिया कि सुइसाइड जैसा प्लान इस्लाम में हराम है, और जो मरने मारने का काम करता है वो जिहादी और शहीद नहीं, आतंकवादी है। सरासर जुर्म है, गुनाह है ये, और टेररिस्ट एक्ट है ये कोई शहादत नहीं है। इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है। अब आइए आपको बताऊं आतंकी उमर ने क्या कहा था और उमर को ओवैसी ने कैसे पलटवार किया। आतंकी उमर ने कहा, लोग फिदाइन हमले का मतलब नहीं समझते। हम जो कर रहे हैं वो सुइसाइड हमला नहीं है। इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क रखते हैं। शहादत ऑपरेशन में शख्स यह मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। जब मुकद्दर में लिखा होगा तभी मौत होगी, इसलिए मौत को आखिरी मंजिल मारना, डरना छोड़ दो। ओवैसी ने कहा, आत्मघाती हमले को शहादत बताना बिल्कुल गलत है। इस्लाम में आत्महत्या सख्त तौर पर हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक भारी गुनाह है। किसी भी धर्म में आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा जायज नहीं है। उमर की बातें इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है और देश के कानून का भी खुला उल्लंघन करती हैं। ये सीधे आतंकवाद है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसी सोच समाज और देश दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। सुनिए जरा उमर ने क्या कुछ कहा और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि फिदाइन हमला है क्या।
वो मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही किसी सभ्य समाज में इसे मंजूर किया जा सकता है। लेकिन ये सुइसाइड हमला नहीं, इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क पेश करते हैं। शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। वो खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से उसे लगता है कि मौत ही आखिरी मंजिल है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी। ये तभी मुमकिन है जब मुकद्दर में ही मौत लिखी हो। ये जो 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, ये एक्यूज तो मीडिया कह रहा है कि वहीं पर बैठकर इसने बनाया और बड़ा ही एक्सेंट से अपने आप बोलने की कोशिश कर रहा था और एक स्क्रिप्ट था उसके सामने। तो ये बड़ा ही खतरनाक और संगीन काम ये लोग किए हैं। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है। और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है। ये लेकिन उमर ने जो वीडियो बनाया था वो एक वीडियो नहीं बनाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एक वीडियो नहीं है। ऐसे 70 वीडियो बनाए थे लोगों को आत्मघाती बनाने के लिए। और न सिर्फ वीडियो बनाए बल्कि उन वीडियो को लोगों को सुइसाइड बॉम्बर बनाने के लिए भेजा भी था, जिससे लोग उमर के वीडियो देखें और आत्मघाती हमलावर बन जाएं। लाल किले के पास उमर ने मानव बम बनकर धमाका किया है, लेकिन उमर जैसे कई और फिदाइन दिल्ली में धमाका करने वाले थे। इसके लिए डॉक्टर उमर खुद आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहा था। वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर फिदाइन फौज बनाने में लगा हुआ था। उमर के फोन पर आत्मघाती हमले और उससे जुड़े 70 वीडियो मिले। एजेंसियों के मुताबिक ऐसे वीडियो उमर ने 11 और लोगों को भेजे। जिन्हें वीडियो भेजा उनमें 7 युवा कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं और सभी का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी से 10 छात्र और डॉक्टर गायब हो गए। अचानक अल फलाह से गायब हुए लोगों में 3 कश्मीरी बताए जा रहे हैं और इन सभी लोगों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। शक यह है कि इनमें से कई टेरर मॉड्यूल में शामिल हो सकते हैं, कहीं ये उमर की तरह आत्मघाती हमले की तैयारी में तो नहीं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां इन्हें ढूंढ रही हैं। मतलब फरार छात्र और डॉक्टर उमर जैसे मानव बम तो नहीं। फरीदाबाद से यूपी और कश्मीर तक अब इनकी तलाश की जा रही है। यह है इनकी तलाश हो रही है। ये कहां है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत सीरियस मामला है और दिल्ली में जो अभी हुआ है, भारत सरकार ने बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता के साथ उस मामले को एड्रेस कर रहे हैं। आतंकवादी वारदात हो रही हैं भारत में, ये सब पाकिस्तान प्रायोजित है। पाकिस्तान सरकार, ISI और पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठन गतिविधियों को करते हैं और भारत को इस सब पे बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। इसे रोकने के लिए भारत सरकार को 2 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो सुरक्षा व्यवस्था और हमारी इंटेलिजेंस बहुत चौकस होनी चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस हर बार अब देखिए उमर ने 1-2 नहीं 70 वीडियो बनाए थे। वीडियो बनाने के बाद उमर मानव बम बन गया। लेकिन जब उमर सुइसाइड बॉम्बिंग आत्मघाती हमला करने वाला था, उससे 10 दिन तक इसी घर में था। 10 दिन घर में था, घर से बाहर नहीं निकला, सब कुछ घर के अंदर कर रहा था। खुद आज एजेंसियां नू में उसके उस घर तक पहुंची हैं जिस घर में उमर 10 दिन से रह रहा था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं उमर की आखिरी 10 दिन की कहानी। 10 दिन वो घर में ही था, उसने कदम बाहर नहीं निकाला। धमाके में खुद को उड़ाने वाले उमर का चौंकाने वाला सच है ये। धमाके से पहले उमर 10 दिन तक खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था।
टॉयलेट या शौच के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। इन 10 दिनों में उसने एक बार भी कपड़ा नहीं बदला, ना वो नहाया है। वो मौत से पहले डर और खौफ में था। जिस कमरे में था उसके अंदर ही वो गंदगी फैलाता रहा। 2 पॉलिथीन उसने शौच से भर दी थी। इसके बाद वो दीवारों पर टॉयलेट करने लगा था। रात के अंधेरे में कभी कभार खाना खाने घर से बाहर गया, वो मास्क लगाकर जाता था और कुछ ही देर में आ जाता था। इसके बाद गंदगी भरे कमरे में ही वो हमले का प्लान बनाता था। दुर्गंध के बीच ही डॉक्टर उमर 10 दिन तक धमाके की तैयारी करता रहा। उसका ध्यान कमरे की गंदगी पर नहीं, दिल्ली दहलाने पर था। नू में जहां रहता था उसकी मकान मालकिन ने खुलासा किया है। मकान मालकिन अफसाना उमर के दोस्त शुएब की साली है। शुएब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन है, जहां उसकी मुलाकात उमर से हुई और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। शुएब ने ही अपनी साली को कहकर उमर को नू में कमरा दिलवाया। कमरे के लिए उमर ने एडवांस में 15,000 रुपए दिए और दावा है उमर शुएब को लगातार पैसे दे रहा था। तो शुएब बाजार से विस्फोटक के लिए जरूरी सामान खरीद कर लाता था और उमर के कहने पर कार में भी अलग अलग तरीके से उसे फिट करता था। एक दिन कमरे के फर्श से बहकर मल और गंदगी बाहर आने लगी तो अफसाना ने अपने जीजा शुएब से उमर की शिकायत की। शुएब और अफसाना अब जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। संदेह ये एक खतरनाक और अत्यधिक खतरनाक एक बिंदु है और इसके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस को और पूरे देश को जागरूक रहना होगा। लेकिन यह खतरा पहले भी था, आज भी है और इसके पहले भी भारत ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सुरक्षा विभाग ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया था और आज भी यह सक्षम है, क्योंकि इसमें अभिसूचना संकलन से लेकर के आईटी टूल्स तक और जो इंडस्ट्री है उसको विश्वास में लेकर के इसमें यदि कार्रवाई की जाए तो इसके बड़े सकारात्मक परिणाम पहले भी मिले हैं और आज भी मिल रहे हैं। तो दरअसल उमर सुइसाइड बॉम्बर, मानव बम बना रहा था भारत में। वो लोगों को खोज रहा था, वर्गला रहा था, गुमराह कर रहा था कि वो भी सुइसाइड बॉम्बर बन जाएं। अब यही काम पाकिस्तान में मसूद अजहर कर रहा है। मसूद अजहर ने बाकायदा इश्तिहार छपवा लिए और मांग कर रहा है कि मुजाहिद और जिहादियों के लिए रेट लिस्ट जारी किए। ये आप मसूद अजहर की रेट लिस्ट देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है एक मुजाहिद के लिए ये चीजें आप दान करें, यानी लोगों से दान में मांग रहा है मसूद अजहर कि जो जिहाद करने जा रहे हैं, जो आतंकी बन रहे हैं, जो फिदाइन बन रहे हैं, उनकी मदद करिए, उनके लिए दान कीजिए। देखिए क्या क्या दान में मांग रहा है। लोगों से कह रहा है 3500 के जूते दान कर दो, गद्दा 5500 का, कोट 4000 का, ट्रैक सूट 2000 का, गर्म टोपी 500 की, गर्म जुराब 500 का, दस्ताने 1000 के और गर्म चादर 1500 के। ये 20,000 की किट है। आतंकियों के लिए किट मांग रहा है मसूद अजहर। आतंकी संगठन जैश फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटा है और उमर जैसे आत्मघाती तैयार करने के लिए चंदा जमा कर रहा है। सर्दियों को देखते हुए जिहादियों के लिए विंटर किट की मांग की जा रही है। फिदाइनों के लिए विंटर किट की कीमत है 20,000 रुपए। इसमें जूता, गद्दा, टेंट से लेकर कोट टोपी तक शामिल है। इस किट की पेमेंट मसूद अजहर का गैंग ऑनलाइन ले रहा है। वो पाक के डिजिटल ऐप सडा ऐप के जरिए पैसे जमा कर रहे हैं। एजेंसियों को जैश के डिजिटल हवाला से जुड़े सबूत मिले। चंदा लेने के लिए मसूद जिहाद के नाम पर फिर से भड़का रहा है। कहा जिहादियों के लिए विंटर किट का इंतजाम करेगा, मतलब जो फिदाइन को किट के लिए 20,000 रुपए देगा वो जिहाद के लिए लड़ाका यानी आत्मघाती माना जाएगा। जो जिहादी के मरने के बाद उसके परिवार का ध्यान रखेगा वो भी जिहादी यानी जैश का बड़ा और अहम लड़ाका माना जाएगा। यह है लोगों को गुमराह करने के तरीके। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जैश ए मोहम्मद चंदे से अपने रिक्रूट्स के लिए विंटर क्लोथिंग इकट्ठा कर रहा है। इससे जो है 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक तो जैश ए मोहम्मद टोटली अपनी लोकल सपोर्ट जो है लूज कर चुका है। लोग चाहते नहीं कि वो घरों में घुसे और उनके घरों में रहें, ना ही वो घरों के नीचे जो है हाइड आउट उनके लिए बना रहे हैं। इस करके उनको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। दूसरी चीज और क्लियर है कि जंगलों के अंदर भी ग्वाड़ियों में ना उनकी जो है आग लगाने की कैपेबिलिटी है और वो छुपे छुपे मारे मारे जो है वो घूम रहे हैं। इसका मतलब आर्म्ड फोर्सेस का उनके ऊपर पूरा पूरा प्रेशर है। तो मसूद अजहर वहां कोशिश कर रहा है फिदाइन बनाने की, लेकिन यहां जिस यूनिवर्सिटी में उमर पढ़ रहा था
उस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, उस विश्वविद्यालय में क्या कुछ और मानव बम बन चुके हैं। यह है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार रेड हो रही है, छापेमारी हो रही है, यूनिवर्सिटी छोड़कर लोग जा रहे हैं, लेकिन अल फलाह के जो निदेशक हैं उन्हें बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीर देख रहे हैं, अल फलाह के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए जरा अल फलाह के मालिक को क्यों उठाया गया। दिल्ली धमाके के तार जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े उसके मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कसा है। फर्जीवाड़े और हवाला के आरोप में ईडी ने जवाद को हिरासत में लिया है और फिर कोर्ट ने उन्हें 13 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। जांच में पता चला है कि जवाद ने धोखे से 415 करोड़ की कमाई की है। एक ही पैन नंबर से दर्जनों फर्जी कंपनियां खोलने की बात सामने आई। उसने गलत मान्यता दिखाकर अल फलाह में छात्रों का दाखिला कराया, फर्जी दस्तावेज तैयार कर यूनिवर्सिटी की गलत मान्यता दिखाई और अल फलाह को नामी संस्थान दिखाकर करोड़ों रुपए कमाए। उसने करीब 50 करोड़ की कमाई दान के जरिए दिखाई है, साथ ही 400 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा और फीस दिखाया। एजेंसियों ने कहा जवाद के अरब देश भाग जाने का खतरा है और उसके कई रिश्तेदार वहां रहते हैं और वो अरब देश जाता रहता है। एजेंसी जांच कर रही है कि क्या वो टेरर के डॉक्टर नेटवर्क से भी जुड़ा था और क्या टेरर नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी वो फंड ले रहा था। इन सारे एंगल से जांच हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और कविंद्र गुप्ता और विनोद बंसल। जिस तरीके से वो एक तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म की फैक्ट्री बन गई थी यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत गहराई से जांच आवश्यक है। किस तरीके से देश के अलग अलग कोने से आने वाले मुस्लिम युवकों को एक तरीके से वहां ब्रेन वॉश किया जाता था, जिहाद के लिए तैयार किया जाता था और ऐसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर को और मालिक को पता ना हो, ये अविश्वसनीय है। कुछ इंस्टीट्यूट से के माध्यम से भी देखिए ऐसा लगता है कि जैसे फरीदाबाद की वो यूनिवर्सिटी कोई मिलिटेंट्स पैदा करती थी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार से ना हो, उसको सुनिश्चित करना जरूरी है। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं तो उनको सख्त से सख्त उनसे कार्रवाई होगी, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। न सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी बल्कि आतंकियों के पैरोकार जितने भी हैं जो लगातार उन आतंकवादियों को खाद पानी बीज देने का काम कर रहे हैं, कवर फायर देने का काम कर रहे हैं, उन सब के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और कार्रवाई हुई है एक और बड़े अपराधी के खिलाफ जो अब तक वांटेड था। लॉरेंस गैंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल लॉरेंस तो भारत की जेल में बंद है, यह लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन उसका भाई जो उसके लिए काम करता था अमेरिका में था, उसकी गिरफ्तारी हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लॉरेंस फिलहाल साबरमती जेल में बंद है, गुजरात के अहमदाबाद के। लॉरेंस बंद है, अब लॉरेंस का भाई आ गया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये जो आप वांटेड देख रहे हैं एनआईए का वांटेड था लॉरेंस का भाई। 10 लाख रुपए का इनाम लॉरेंस के भाई अनमोल पर था और एजेंसियां इसे लंबे वक्त से तलाश रही थीं, लेकिन अब यह भारत आ चुका है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए सलमान खान के घर पर जो गोली चली उसमें आरोप था, बाबा सिद्दीकी की हत्या में आरोपी था और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आरोपी था अनमोल। अनमोल को एजेंसियां लेकर आई अमेरिका से। तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जो आई एनआईए के 2 ऑफिसर ने अनमोल को पकड़ रखा है। यह तस्वीर आई जिसमें अनमोल की पीठ दिखाई दे रही है और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। एनआईए जब किसी को लेकर आती है तो इस तरह की पहली तस्वीर जारी करती है। और अगर आपको याद हो तो एनआईए जब तहव्वुर राणा को लाई थी, अगली तस्वीर देखिए, जब तहव्वुर राणा को लाई थी तब भी हूबहू ऐसी ही तस्वीर आई थी। एनआईए के ऑफिसर्स ने पीछे से तहव्वुर राणा को की तस्वीर जारी की थी और पकड़ रखा था। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं एनआईए और एजेंसियां, उसके पीछे भी वजह है। तस्वीर देख रहे हैं, एनआईए के ऑफिसर और अनमोल बिश्नोई। अनमोल को स्पेशल विमान से एनआईए दिल्ली लेकर पहुंची है। एयरपोर्ट से एनआईए कस्टडी में उसकी तस्वीर सामने आई, लेकिन उस तस्वीर में अनमोल का चेहरा नहीं दिख रहा है। एनआईए ने अनमोल की सिर्फ पीछे से तस्वीर जारी की तो जहन में ख्याल आया कि आखिर चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे। ऐसी ही तस्वीर तहव्वुर राणा के भारत आने पर भी आई थी। जांच एजेंसी एनआईए का यह कदम अचानक नहीं है,
बल्कि एक गहरे कानूनी और जांच संबंधी पेच से जुड़ा है। पहचान परेड तक चेहरे को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। कानून के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पहचान तय होती है, जिसे आम बोलचाल में पहचान परेड कहा जाता है। यदि आरोपी का चेहरा पहले सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो आरोपी की शिनाख्त परेड का कोई महत्व नहीं रह जाता। अदालत इसे कमजोर सबूत मानकर खारिज कर सकती है। अनमोल बिश्नोई की पहचान परेड अभी नहीं हुई, इसके बाद ही सामने से आधिकारिक तस्वीर जारी होगी। अभी भी तस्वीर सिर्फ इस बात के लिए है कि वो लाया गया है, ये इसका मकसद है। अब देखिए जरा, अनमोल लाया गया, यह तस्वीर थी एयरपोर्ट की, लेकिन एयरपोर्ट से जब वो कोर्ट ले जाया गया उसकी तस्वीर देखिए। चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा था, पुलिस वैन थी जिसमें लॉरेंस के भाई को लेकर कोर्ट पहुंची टीम। लेकिन उसके पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने से पहले ही देखिए बड़ी तैयारी थी, डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ था। बड़ा अपराधी है, इसलिए यह भी डर होता है ऐसे बड़े अपराधियों के पहुंचने पर कहीं किसी गैंग वॉर में उसे ना मार दिया जाए, इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई कोर्ट के अंदर। अब देखिए जरा, जब लॉरेंस को कोर्ट लेकर पहुंची टीम, लॉरेंस के भाई को, अनमोल बिश्नोई को, लॉरेंस के भाई को जब कोर्ट लेकर पहुंची है उस वक्त की तस्वीर है। मास्क लगाया हुआ है जिसने बीच में, वही है लॉरेंस का भाई अनमोल। लॉरेंस का भाई आ गया है और अब तक कई आ चुके हैं। तहव्वुर राणा, लॉरेंस का भाई अनमोल और अगला नंबर है मेहुल चौकसी का। ये सारे भगोड़े अपराधी एक एक कर वापस आए हैं। अब मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का नंबर है। यही है वो अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका से लॉरेंस गैंग का पूरा कामकाज संभाल रहा था। करीब 3 साल से बिश्नोई कंपनी के इस छोटे डॉन ने विदेश की धरती से हिंदुस्तान में क्राइम और टेरर का कॉकटेल बना रखा था। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का ये भाई भारत में है। इसकी वापसी उस कामयाबी की अगली कड़ी है जो तहव्वुर राणा से शुरू हुई। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भी अमेरिका में छिपता रहा, लेकिन उसे भारत आना ही पड़ा। जल्द ही मेहुल चौकसी की भी वापसी होगी। जेल तैयार है, बस कुछ वक्त का इंतजार है। देश के दुश्मनों को अब यह समझना होगा कि ये मोदी का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए जरा कि आखिर कैसे ये पकड़ा गया अमेरिका में, उसके पीछे वजह है। लॉरेंस के भाई के पास था फर्जी पासपोर्ट लेकर अमेरिका में घूम रहा था और जब पासपोर्ट चेक हुआ तो पता चला फेक है। उसके बाद अमेरिका की एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया। आइए अब आपको बताऊं कि कैसे भारत लाया गया। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया है लॉरेंस जेल में। एनआईए अनमोल को अमेरिका से दिल्ली लेकर आई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 14 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का भाई और कई केस में वांटेड है। अनमोल 2022 में जाली पासपोर्ट की मदद से भारत से फरार हुआ। गोल्डी बरार और दूसरे साथियों के साथ कैलिफोर्निया में रह रहा था। पिछले साल अक्टूबर में एनआईए ने उस पर इनाम का ऐलान किया। 10 लाख रुपए का इनाम रखा अनमोल बिश्नोई पर। अक्टूबर 2024 में अमेरिकी एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया। अमेरिकी एजेंसी ने इसके पास फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज पाए। अमेरिकी पुलिस ने उसे अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में एफबीआई ने डीएनए और आवास के मिलान से इसकी पहचान की। पहचान के बाद एफबीआई ने भारतीय जांच एजेंसी को इसकी सूचना दी। बाद में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में जमानत मिल गई, लेकिन इसके पैर में मॉनिटर की मदद से ट्रैकिंग पर इसे रखा गया था, एंकलेट मॉनिटरिंग से। लगभग 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम आया। फिर मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए कोर्ट का रुख किया और गृह मंत्रालय के माध्यम से विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। अनमोल एनआईए की लिस्ट का 19वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अनमोल ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस को कई बड़ी वारदातों में मदद की है। 2020 से 23 के बीच चली जांच के बाद एनआईए ने केस में चार्जशीट दाखिल की। अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लॉरेंस के लिए
टेरर सिंडिकेट चलाता रहा है। वो गैंग के लोगों को पनाह, पैसा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। इसके अलावा वो विदेश से भारत में धमकी और वसूली भी करता था। सुनिए जरा क्या कह रहा है उसका वकील। अनमोल बिश्नोई को यूएस से डिपोर्ट करके आईजीआई एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया और उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। हमने कोर्ट को बताया कि वो भगौड़ा था, भागा हुआ था। हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसको पकड़ नहीं पाए थे और अब ढूंढ के हमने निकाला है और अब हम उससे पूछताछ करेंगे केस के बारे में और जो उनके गैंग जो टेरर सिंडिकेट है उसके सदस्यों के बारे में और किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं उसके बारे में। एनआईए ने 15 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी और हमने एज यूजुअल हमने कोर्ट में यही सबमिशन किया कि वी आर रेडी टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन और जो भी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट होगा हम करेंगे। और ऑनरेबल कोर्ट ने 11 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट की है। जब से ये केस रजिस्टर हुआ है, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर की है, तब से ही एलिगेशंस ही हैं इस चीज के रिगार्डिंग। आज तक एक मेन चार्जशीट, उसके बाद 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स ऑलरेडी इस केस में फाइल्ड हैं, बट किसी तरह का टेरर एक्टिविटीज से कोई लिंक एनआईए अब तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। तो उनके वकीलों को आप सुन रहे थे। वकीलों के हिसाब से तो उनका मुवक्किल शरीफ ही होता है, लेकिन किस मामले में आरोपी और कैसे भागा था, एक तस्वीर देखिए जरा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम आया लॉरेंस गैंग का। ये गाड़ी देख रहे हैं, आपको याद होगा ये तस्वीर, जब सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी बुरी तरह से छलनी आप देख रहे हैं और इसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। अब देखिए कैसे और क्यों भागा था अनमोल। साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आती हैं और जांच शुरू करती हैं। हत्या की वारदात में लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई का नाम आता है। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है अनमोल विदेश भाग चुका है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 1 महीने पहले ही भाग गया था। ये जांच में पता चला कि फेक पासपोर्ट की मदद से अनमोल फरार हो चुका है। अनमोल का फर्जी पासपोर्ट फरीदाबाद के एड्रेस में बनाया गया था। पासपोर्ट 2021 में बनवाया गया था, जो 10 साल के लिए 2021 तक था। विदेश भागने से 1 महीने पहले उसने हत्या की सारी प्लानिंग की। फर्जी पासपोर्ट के जरिए पहले केन्या गया और फिर अमेरिका पहुंच गया। अनमोल बिश्नोई अमेरिका से ही लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए अमेरिका से आतंकी सिंडिकेट चलाता रहा है। अब आपको बताऊं, यह सिंडिकेट अमेरिका से चला रहा था, लेकिन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यह अपने नेटवर्क को चला रहा था। यह एक ऑर्गेनाइज संगठित अपराध में शामिल थे। देखिए जरा दुनिया के, पहले देखिए भारत के किन किन राज्यों में, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब जगह इनका नेटवर्क था। दुनिया के देशों में देखिए जरा, इसे दुनिया के अलग अलग देशों में भी यह नेटवर्क चलाया जा रहा था। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इनके चाचा। आज मेन जो चिंता है यह है कि उसको जो अगर डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए। अलग अलग जो है गैंगस्टरों के वो बन गए, ग्रुप बन गए, तो उसमें जो है हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन कानून जो अपना काम करे उसका तो हम सदा सम्मान किया और करते रहेंगे और पहले भी किया है। अब देखिए जरा, लॉरेंस का भाई भारत आ चुका है। उसे यहां रखा जाएगा एनआईए के ऑफिस में, क्योंकि एनआईए ने रिमांड ली है। एनआईए रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। कड़ी सुरक्षा एनआईए ऑफिस की बढ़ा दी गई है। यहीं रखकर पूछताछ की जाने वाली है। लेकिन सिर्फ एनआईए नहीं, आइए आपको बताऊं कि कौन कौन सी एजेंसियां पूछताछ करेंगी उससे, क्योंकि 1-2 अपराध नहीं किए, हर राज्य में अपराध किए, चाहे एनआईए हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो, क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस हो, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस। सबसे पहले देखिए एनआईए क्या जांच करेगी। आतंकी सिंडिकेट केस की जांच एनआईए करेगी, वो सवाल करेगी। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस 2023 में एक कारोबारी से करोड़ों की वसूली के केस में पूछताछ करेगी इससे। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट मामले में जांच करेगी और इससे पूछताछ करेगी। ये सब बारी बारी से कस्टडी मिलेंगे इसे। क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में इसे कस्टडी मिलेगी। पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इसे कस्टडी मिलेगी।
और राजस्थान पुलिस 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में इससे सवाल जवाब करने वाली है। तो अनमोल बिश्नोई लॉरेंस से जुड़ा है और अमेरिका में बैठकर सारे अपराध को अंजाम दे रहा था, इसलिए सारी एजेंसियां इससे सवाल करेंगी। सुनिए सियासतदानों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहलगाम का हमला किया है उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर में घुसकर मारने का काम किया है। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। मोदी जी है तो मुमकिन है। अब भारत की भूमि पर कोई भी गुनहगार, उसके दिमाग में यह विचार नहीं आएगा कि इस देश में कोई गुनाह करके बाहर भागे तो बच जाएगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। कोई यहां पे गुनाह करके भी भागे, धोखाधड़ी करके भागे, तो उसे पता है देर लगेगी, पर उसे भारत लाया जाता है। ये विगत 12 वर्षों में हमने देखा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको संभल लिए चलता हूं। संभल में 6 दिसंबर का अलर्ट है। यह संभल की जामा मस्जिद है, जिस जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर बवाल हो गया। आज इस मस्जिद तक दरअसल यात्रा को लेकर हिंदू संगठनों ने जिद की। एक ही नारा एक ही धाम, बोलो हरि भगवान की। एक ही नारा एक ही धाम। अगली तस्वीर देखिए, पुलिस ने बैरिकेड लगाया था, संभल जामा मस्जिद जाने तक रोका पुलिस ने, वहां बहस हुई। पब्लिक जाएगी, पब्लिक जाएगी। भाई साहब तोमर जी सनातनी होने का फंड वहां आंदोलन इधर जाएगी तो तुम कहना जो है उन्हें ये हरिहर भगवान आप सब पर कृपा करें, आप सबके मनोरथ पूर्ण करें और आने वाले 19 नवंबर 2026 को हम पुनः आएंगे और जब तक कानूनी रूप से कायदेसर अगर नहीं दिया गया प्रेम से भी मांगेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो 6 दिसंबर भी दोहरा देंगे। बोलो कौन कौन तैयार है? हरिहर भगवान की। जो महंत जी हैं उनके द्वारा जो हमारे उच्च अधिकारियों से डीएम साहब से और एसएसपी साहब से वार्ता की गई है, जिसके क्रम में उनके द्वारा जो अपनी यात्रा है वो मंदिर का जो परिक्रमा मार्ग है उस पर संपन्न की गई है और आज का दिन जो है वो सकुशल जो है समाप्त हुआ है। एक और खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई, तस्वीर में आपको दिखाऊं। कृष्ण नगरी में शराबबंदी की मांग हो रही। आपको याद होगा कि प्रेमानंद जिस जगह से निकलते हैं, पदयात्रा करते हैं, बाबा बागेश्वर ने कहा उस रास्ते पर शराबबंदी होनी चाहिए। अगली तस्वीर देखिए, ये प्रेमानंद इस रास्ते से निकलते हैं यात्रा के लिए। पिछले दिनों बाबा बागेश्वर जब वृंदावन पहुंचे थे अपनी यात्रा लेकर, हिंदू जोड़ो यात्रा लेकर, तो उन्होंने कहा यहां शराब की दुकानें बंद हो। और देखिए आज क्या हुआ, आज कुछ संगठन के लोग पहुंच गए शराब की दुकानें बंद करवाने के लिए मथुरा में। मथुरा वृंदावन वालों तुम खुद ये चीज देखो, इस पावन घाटी में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यहाँ पे ठेके चल रहे, सुबह यहाँ से महाराज जी निकल के जाते हैं, यहाँ से सुबह यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं और यहाँ पे ये लोग पुलिस खड़ी है। तो बाबा बागेश्वर ने मांग की थी उस रास्ते में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।